जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंडियन सोसाइटी में, करेक्ट, तो वो गलत तो नहीं हो सकता जी। गलती हो सकती है। काम करने का मौका मिल सकता था बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मेरी कहानी फिल्मी है सर। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 साल तो कैमरा देखा ही नहीं, पर वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि पैसे नहीं थे बेसिकली। डॉक्टर ने एक्चुअली मेरी पूरी जर्नी पूछी। उसने कहा कि अगर आप एक्टिंग करते थे तो अब क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, एक्टिंग की कोई उम्र थोड़ी है, बिल्कुल आप कभी भी कर सकते हो। मेरी वाइफ की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो ही चाहती थी कि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम ये तो कर लो। क्या है ना सर, जो एक्टिंग है ना सर, वो करत की विद्या है। बहुत ही हरफन मौला हो, जो कि टाइमिंग, कॉमेडी, ये वो, और उसको आप बिल्कुल अंडर प्ले करा दो। आपके पास एक ऑडिशन आया तो यू नेवर नो कि डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो उनको चाहिए था वो नहीं बना, वो बना जाके सेट पे। शाहिद वाला कैरेक्टर इज लाइक कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर एक्टिंग वाइज आप थोड़ा कम भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजेक्शंस और रिजेक्शंस खत्म ही नहीं होती सर। जो आप एक्टर वाला काम है ना सर, वो ऐसा है कि जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं था, नेवर। वो क्या आपके फाइनेंसेस में और पैसे में भी नजर आता है आपको? अगर हम बात करें तो पंचायत का बजट बहुत हाई नहीं था। वो एक पॉज कहानी बदल देता सर। एक आर्टिस्टिक माइंड है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने उसमें 3 या 4 बार अपना ऑडिशन दिया और आप रिजेक्ट हो। पैसे मांगे जाते हैं, उनको सपने दिखाए जाते हैं जी। एक बहुत कमाल का क्राइटेरिया है नेपोटिज्म। रणवीर सिंह ने, जो धुरंधर के बाद एक कंट्रोवर्सी हुई, द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल माथुर। आज जो हमारे एक बहुत ही खास मेहमान हैं, उनको किसी तरह के तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और आप रोज़ उनको टेलीविज़न पे या फिल्मों में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, और वो एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है। तो आइए स्वागत करते हैं लोकेश मित्तल जी का। लोकेश जी, स्वागत है द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने समय निकाला। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी कि आपका जो पहला टेलीविजन का जो वेंचर था वो दूरदर्शन पे 1999 में था, जी, स्कूल डेज। जी। मैंने भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे काफ़ी क्रिएटिव काम किया है, जी, आपसे पहले शुरू किया तो वो थोड़ा, लेकिन हम दोनों ने शुरुआत की सरकारी चैनल्स के साथ। जी। तो आप क्या समझते हैं कि वो उनकी लेगेसी है जो आज हम इस पॉडकास्टिंग के और ओटीटी के ज़माने में बैठ के बात कर रहे हैं? तो वो फाउंडेशन क्या हमारी वहाँ से क्रिएट हुई या हमने कुछ एक्स्ट्रा किया? नहीं सर, मुझे लगता है कि देखिए, जो आपने सरकारी बात की है, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जी। कि तब टीवी जस्ट आया था, वो इनोवेशन हुआ था नया, एक नया जैसे आज सबके हाथ में मोबाइल है। तो जब मोबाइल आया तो वो भी एक रेवोल्यूशन है, मोबाइल भी। तो उस टाइम पे टीवी भी एक रेवोल्यूशन था। और जब आया तो इतने सैटेलाइट्स नहीं होते थे, चैनल्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे इक्का दुक्का ये चीज़ें होती थी, और वो थी दूरदर्शन। तो और ये कह सकते हैं कि दूरदर्शन, जैसे कहा जाता है ना कि जो अमर हो जाती है चीज़ें, तो दूरदर्शन ने वैसा काम किया है। और वहाँ से ही लोगों को मौका मिला है टीवी पे आने का और काम करने का। बिल्कुल। और वो बेसिक फाउंडेशन डेफिनेटली रही है, क्योंकि कैमरा वर्क आपने वहीं से सीखा है। किसी भी एक्टर ने सीखा हो, चाहे कोई कैमरामैन हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, बिल्कुल, वो उनका एक बेसिक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट रहा है।
तो वो हमारे लिए भी रहा है, आपके लिए भी रहा और है। एक ही एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कि एक ही इंस्टीट्यूट था वो, जी, और कुछ बिल्कुल। था ही नहीं और कुछ था भी नहीं ना। अब तो बहुत सारे स्कूल्स अब हो तो गए, बहुत बहुत स्कूल। सारी चीजें हो गई, जी, पहले तो जी। ये चीजें थी ही नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, आप के लिए गोविंदा जो एक्टर हैं वो हमेशा एक इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं, और जी। आपने कहा है कि अगर आप एक्टिंग में हैं तो इंस्पिरेशन गोविंदा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कभी उनसे मिलने का या उनके साथ काम करने का मौका अभी तक मिला है? एक फिल्म में काम करने का मौका मिल सकता था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। जी, बट मैं उनसे मिला ज़रूर हूँ, उनके साथ बैठा हूँ 1 घंटा, उनकी वैनिटी में बैठा, उनसे बात की बहुत सारी, जी, और मैंने उनको बताया कि मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब आप यकीन करेंगे कि जब मैं उनसे मिला था, तो मैं दंडवत प्रणाम करते हुए मिला था उनसे, अच्छा, और वो भी बड़ा शॉक्ड हो गए थे कि अरे ऐसे-ऐसे मत करो, ये वो। पर वो बहुत ही अच्छे हैं दिल के, मैं जानता हूँ उनको अच्छे से, और मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, उनके काम को, उनके आर्ट को, जिस तरीके से, मतलब मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक वन एंड ओनली एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए जी, और वो उसमें जान डाल देते हैं, बस मैं ये कह सकता ये बात तो है। जी। तो आप उनके से इंस्पायर उनके कॉमिक टाइमिंग के टाइमिंग लिए से थे या डांस के लिए? मैं एक्चुअली डांसिंग से हुआ था, शुरुआत शुरुआत हुई थी, बट वो इन्वॉल्व होता गया मैं एक्टिंग की तरफ भी, राइट। तो आप कह सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ। डांसिंग से याद आया सर कि आपने भी शुरुआत कुछ डांस से ही की थी अपनी जी, स्कूल जी, टाइम में। जी, वो जी। क्या था एपिसोड? वो सर ऐसा था कि डांसिंग मेरे जो परिवार में थी, तो वो तो परिवार वालों को लगता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओके, एक दिन अचानक उठ के मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। ओके। तो वहाँ से शुरुआत हो गई थी, और जी। ये तकरीबन बात होगी 7th और 8th क्लास के आसपास की, ओह, जब मैं ओके। 7th 8th में था, जी, जी। तब ये शुरू हुआ सिलसिला। और आगे तक आते आते मैंने अपना ग्रुप मेंटेन किया, एक ग्रुप बना लिया हम लोगों ने डांसिंग का, फिर हम परफॉर्मेंस के लिए भी जाने लगे। स्कूल टाइम में ही? स्कूल टाइम से थोड़ा सा, ऑलमोस्ट स्कूल टाइम खत्म हो रहा था और कॉलेज जाने वाला था, उससे जस्ट पहले, आई थिंक 11th 12th के आसपास की बात है। जी, जी, तो जी। वहाँ से फिर वो धीरे धीरे ये भी शुरू हो गया था मेरा। ओके। और डांस के बाद आपने एक थिएटर सर थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया? थिएटर की कहानी बिल्कुल अलग है सर। एक्चुअली क्या होता था कि डांसिंग को इतना ना तवज्जो नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, कैरियर की तरह नहीं लिया जाता था। हाँ, ऑप्शंस बहुत नहीं ऑप्शंस थे। बहुत कम थे, जी, उतना चीज़ें नहीं होती थी, कैरियर ओरिएंटेड नहीं देखा जाता था डांसिंग को। राइट, स्पेशली राइट। एक्टिंग को फिर भी देखा जाता था कि लोग फिल्मों में काम करते हैं, काम टीवी में काम करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू था वहाँ पे, पर डांसिंग नहीं था। डांस। तो हुआ क्या कि सर, जैसे कि आपने कहा या मैंने कहा, आप समझ ही रहे हैं कि मैं गोविंदा जी से बहुत इंस्पायर था, तो मेरे एक्सप्रेशंस थोड़े से अच्छे आते थे एट द टाइम ऑफ डांसिंग। जी, तो लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार तू क्यों डांसिंग वांसिंग कर रहा है, तू एक्टिंग ट्राई कर, तू इसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है, इस एक्टिंग में कुछ तो है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से फिर मैंने थिएटर देखना शुरू किया, और देखते देखते जैसा होता है ना कि आप जब किसी चीज़ को आप बार बार देखते हो, तो फिर आपका मन में आने लगता है कि यार ये मुझे भी करना है। एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ से वो चीज़ शुरू हो हुई गई। कि आप एक्ट। हाँ। तो थिएटर आपने शोज किए? जी बिल्कुल किए, ओके। बिल्कुल किए। मतलब शुरुआत में बता सकता हूँ आपको, रशियन आर्ट कल्चर सेंटर है फिरोजशाह रोड पे दिल्ली में, जी, जी। और वहाँ पे एक यूथ क्लब हुआ करता था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद तो नट सम्राट और दूसरे भी ग्रुप्स हैं इनके साथ काम किया। सो डीडी का जो पहला शो था स्कूल डेज, वो कैसे मिला आपको? सर ऑडिशन हुआ था उसका, अच्छा, और मुझे याद है दिलीप सूद सर हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो उसके हैं, और वो एक ऑडिशन कर रहे थे। उसकी वजह से मैं जैसे होता है ना कि आप थिएटर भी कर रहे हो धीरे धीरे, आप अल्टीमेटली क्या हो सकता है, एक्टर के दिमाग में ये होता है कि मुझे टीवी पे दिखना है, बिल्कुल। कि मुझे कैसे भी कैसे स्क्रीन पर आना है, एक होता है ना कि Right, और आजकल बहुत सारे लोगों के उसमें भी है ये। जी, तो आप स्क्रीन पे कैसे आओगे, तो वो रहता था कि दिमाग में कोई ऑडिशन आएगा, कुछ आएगा, तो हम जाएंगे, देंगे और ट्राई करेंगे अपने लिए, अपनी किस्मत के लिए। तो वहाँ से वो ऐसी हुआ सर, ट्राई किया। दिलीप सोच सर ऑडिशन कर रहे थे, और उन्होंने कुछ कुछ बुलवा के देखा, कुछ डांसिंग का था, कुछ म्यूजिक पार्ट था जी। जो मुझे याद है। तो बस वो सब हुआ, और एक रोल के लिए उन्होंने फाइनल किया, और मैं उसमें आ गया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। वो आपका पहला डीडी का था। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो शायद आप
2010 में आपने एक सीरीज की थी, या इसके बीच में भी कुछ किया आपने? सर मेरा ना लाइफ में मेरी लाइफ में ना बहुत अजीब सी कहानी है। जब भी अगर आप कहीं जाके देखेंगे ना, तो मैंने बहुत जगह ये लिखा है कि मेरी कहानी फिल्मी है। जी। उसकी वजह बता देता हूँ क्या है सर, कि एक्चुअली 2006 तक मैं बहुत अच्छे से काम करा था। मैंने रेडियो के लिए काम किया, डबिंग किया, ओके। रिकॉर्डिंग्स की, जी। दूरदर्शन के लिए काम किया, प्लेस किए, स्टेज किया, वो सब चल रहा है। Right. लेकिन बॉम्बे नहीं जा पाया था सर मैं तब तक। ओके। बॉम्बे तो मैंने देखा ही नहीं था तब तक। अच्छा। हाँ जी। ओके। और एक बार गया था तो थोड़ा गया भी, और जाके बस बीमार हुआ और वापस आ गया। अच्छा। तो फिर वो जाना भी नहीं हो पाया। एक होता है ना कि आप जाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, हाँ, घूमो हाँ, फिरो, हाँ। वो चीज़ें नहीं हो शुरू पाई में बम्बई रास नहीं आया। और रास ही नहीं आया। मतलब गए और आगे, वैसे जी। वाली कहानी हो गई थी। ओके। तो फिर आगे तो फिर मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मैं तो फिर मेरे फादर ने बिल्कुल मेरे को मना कर दिया कि बहुत हो गया भैया, एक्टिंग एक्टिंग अच्छा। छोड़ो। ओके। तो फैमिली में बड़ा हूँ, जी। तो फिर सबने बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं बहुत हो गया भाई, अब ये सब बंद करो और काम संभालो। ओके। तो वहाँ से फिर बिजनेस वाली जर्नी शुरू हो गई सर मेरी। राइट। और जो आपने एक बीच में साल कहा 2010, वो 2010 ऐसे हुआ था सर, मेरा एक दोस्त है पुराना कोई, तो वो फिल्मी इंडस्ट्री में काम वाम करता था। तो दिल्ली में एक फिल्म शूट हो रही थी, दो दुनी चार, जी। ऋषि कपूर साहब और नीतू सिंह। तो उसमें एक फैमिली की ज़रूरत थी, और तब तक मेरी फैमिली बन चुकी थी। अच्छा। मेरी एक बिटिया, मैं और मेरी वाइफ। राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई एक छोटा सा एक सीन है जो मोन्टाज जैसा था। ओके। फिल्म के एंड में आता है वो, राइट। और हम लोग एक स्कूटर पे हैं, बस हम लोग एक गाड़ी में देखते हैं, गाड़ी से वो हमें देखते हैं। और लाइक होता है ना कि आपकी एक आदत होती है कि जब आप किसी बड़ी चीज़ को देखते हो तो आप इंस्पायर होते हो। राइट। तो मैं स्कूटर पे हूँ, हमारी फैमिली स्कूटर पे है और वो गाड़ी में है। ओके। तो स्कूटर वाले की चाह है कि हम गाड़ी में आ जाएं, और जो गाड़ी वाले की चाह है तो हम चाहे मर्सिडीज में आ जाएं, है ना, वो वैसी कहानी होती है। में चले जाए। तो वो वैसा कुछ एक्सप्रेशन वाइज था। ओके, और बस मैंने वो किया था, और अच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने सर तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 साल तो कैमरा देखा ही नहीं सर। ओह, इतने बड़े गैप के बाद? हाँ जी, हाँ जी। 2005 के बाद 2010 में मैंने एक ये छोटा सा एक चंक था, जी, जो जी। आप वो भी बिकॉज ऑफ IMDb वो वहाँ पर है, तो इसलिए आपको पता चल गया, अदरवाइज वो भी नहीं वो किसी को भी नहीं पता होता। तो वो एक छोटा सा काम किया था मैंने। बाकी उसके अलावा तो 2015 तक तो सर मैं कुछ करे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि 10 के बाद अगर हम देखते हैं तो फिर 16 में आपका मैं बिजनेस ही कर रहा बिजनेस था ही उस टाइम पे, पूरा फुल ऑन बिजनेस पे था। तो बिजनेस से कैरियर बना लेना, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सर। क्या हुआ कि 14 में जब आपको याद होगा कि नोटबंदी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई जी, थी। जी, जी। तो उस टाइम पे ना सर क्या हुआ कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके ना लॉस आने शुरू हो गया था मेरे मेरे काम बिजनेस पे, के अंदर। मेरे काम पे। जी। और वो लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं कुछ आगे उसको रिटेन कर नहीं पाया, ओके। और जिसकी वजह से वो बिजनेस बंद करना पड़ा। अब क्या हुआ कि होता है ना सर, बिजनेस में तो यही होता है कि जो आपके जिनसे आपको पैसे लेने हैं उनसे आपको मिल नहीं रहे, बिल्कुल। और जिनको आपको देने उनको तो देने ही देने हैं। तो अब वो आप छोड़ नहीं सकते, वो आपकी ईमानदारी पे है। तो वो हो नहीं रहा था, तो अब जिनको देने थे उनको तो दे दिए, अब जहाँ से नहीं आए वो नहीं आए, अब नहीं आए तो अब आगे बिजनेस नहीं कर सकते। राइट। तो वो इशू था, और फिर वो बंद करना पड़ा सर। वो काम बिल्कुल ही बंद हो गया, और नौकरी मैं कर नहीं सकता था क्योंकि 10 साल बिजनेस कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बिजनेस बंद हुआ और उसके बीच में मैं कहीं देख रहा था कि कुछ एलिमेंट भी रहा, कुछ तरह की कुछ बीमारी से भी आप रहे, सर जूझे, तो कुछ ज़्यादा ही रिसर्च और कर लिया। इन सब के होते हुए थोड़े से डिप्रेशन में भी गया। हाँ सर, ऐसा हुआ ये था। होता है लाइफ में, बहुत important जी, है। जी। ये सब चीज़ें लाइफ में शायद सिखाती हैं। सब एक्चुअली हुआ यही था कि मेरी क्योंकि बिजनेस जब आप बंद करने वाले होते हो, आपको पता हो चल जाता है बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं आप उसमें जा रहे हो। तो वो टाइम पे सर डिप्रेशन भी हुआ था, क्योंकि काम नहीं होता ना सर। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप सोच रहे होते हो कि अब कहाँ से मैं जुगाड़ लगा के अपनी फैमिली चला लूँ, क्या कर लूँ। जी, जी। तो वो टाइम पे सर यही हो रहा था, और उस दौरान मेरे को एक्चुअली टीबी आ गई थी। ओह, अच्छा। हाँ, TB तो 2 साल मेरा उस
चीज़ के लिए इलाज चला, और उस बीच में ये बिजनेस भी बंद हो गया, जी तो और मुसीबत थी मेरे साथ। करेक्ट। और जब काम नहीं होता है तो होता है ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो अब आप इधर उधर जुगाड़ लाने की कोशिश करोगे, मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं क्या कर लूँ, पर वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त, क्योंकि पैसे नहीं थे बेसिकली। एब्सोल्युटली कुछ भी करने के तो लिए आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप और business परिवार कर भी रहे हो, चलाना है। और फैमिली भी चलानी है, तो वो समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या करे सर। तो वहाँ पे फिर वो हुआ कि डिप्रेशन आ गया था, और काफ़ी फिर उसके लिए दवाई हुआ, फिर डॉक्टर के यहाँ गए, फिर डॉक्टर ने ही सर मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ओके। कि डॉक्टर ने एक्चुअली मेरी पूरी जर्नी पूछी कि मैं अब तक क्या करता करते था, रहे? मैंने क्या किया, मैं क्या शुरुआत में क्या था, अब क्या हूँ, राइट। बीच में क्या क्या हो चुके एपिसोड्स, सब चीज़ें होती गई। तो फिर बाद में एकदम लास्ट में डॉक्टर ने जो पूछा था, जो मैं आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ, जी जी। तो उसने कहा कि अगर आप एक्टिंग करते थे हाँ तो अब क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि अब ओके। कोई मतलब नहीं है, अब वो एज भी चली गई, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है मैम करने का। वो लेडी डॉक्टर थी, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होना होता है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया बोमेन ईरानी। बोमेन ईरानी साहब ने बहुत लेट शुरू लेट किया शुरू था, किया, और बिल्कुल। उस तरह के बहुत सारे एक्टर्स हैं जी। ओल्ड टाइम में भी, कि जो उन्होंने बहुत 40 के बाद आए, 50 बिल्कुल। के बाद आए, जी 35 के बाद आए। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, एक्टिंग की कोई उम्र थोड़ी है, बिल्कुल। आप कभी भी कर सकते हो। आप एज्ड हो तो आपको एज्ड कैरेक्टर ही मिलेंगे, बस इतना ही तो होगा, बट काम तो कर सकते हो वाओ। आप। तो सर उनकी वो बात मुझे कहीं ना कहीं शायद दिमाग में तो बैठ गई जी कि हाँ मैं शायद ये कर सकता हूँ। पर सर फिर वही प्रॉब्लम था, अब शुरुआत कहाँ से करें, करें? क्योंकि वो जो पीछे छूट गया 10 साल पहले, अब वो तो छूट गया, बिल्कुल। वो तो नहीं आ एक सकता नई वापस। शुरुआत होगी एक तो वो तो बिल्कुल अब जीरो से शुरू करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ आप किसी को जानते नहीं हो, किसी को पहचानते नहीं हो, वहां से शुरू करना था। तो बस सर फिर वो धीरे धीरे इवेंचुअली एक ऑडिशन, 2 ऑडिशन, 3 ऑडिशन, जी, धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। जी पहली ऐड करी, दूसरी ऐड करी, तीसरी ऐड करी, बस फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हो गई। क्या बात है। एंड व्हाट ए अचीवमेंट इन दिस ईयर आफ्टर सो मेनी सच डिजास्टर्स होते हैं फैमिली में। इसमें एक पॉइंट और है सर, मैं बताता हूँ जी आपको। जी। सर उस दौरान जैसे मेरी जो वाइफ है ना, शी इज MBA फाइनेंस। ओके। तो एक टाइम था कि जब पैसे नहीं थे ना, तो ये हुआ कि अब वो जॉब करना चाह रही थी, राइट। तो फिर उन्होंने भी जॉब करना शुरू किया वही टाइम पे। अच्छा। आप सोचिए कि मतलब इतने साल हो गए शादी को, वही टाइम पे उन्होंने जॉब शुरू की है, वही टाइम पे मैं स्ट्रगल करना शुरू कर रहा हूँ, और दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टाइम पे शुरू हुई। क्या बात। तो ये भी एक जर्नी का पार्ट रहा है, और वो ऑब्वियसली कि मेरी वाइफ की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो ही चाहती थी कि देखो तुम कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम ये तो कर लो। बिना एक दूसरे के सपोर्ट के, और वही ना गाड़ी के दो पहिए जो हाँ हैं, जी, वो हाँ तो जी, हाँ जी, बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल बराबर और साथ काम वो करते पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, मतलब अगर उनका साथ नहीं होता। हैं। ये कौन से ईयर की बात है सर, जब 15 डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया? 14 लास्ट, 14 मिड और लास्ट, ओके। और 15 मिड में ही मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया। ऑलराइट। फिर 15 मिड था जब मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऐड थी मेरी एक साउथ इंडियन, मतलब तेलुगु ऐड थी बेसिकली, मैंने तेलुगु बोली थी उसमें। ओके। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि वो उसमें जो आज हीरोइन है तृप्ति डिमरी, वो उनकी भी फर्स्ट ऐड थी अच्छा। दैट टाइम। ओके। क्या बात है सर जी। और उसके बाद तो फिर सिलसिला हाँ, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे फिर काफी चीजें। सुई धागा शायद आपके 16 में आई थी? 18 में सर, 18-19 के आसपास। 18 में। वहां से तो फिर सिलसिला, वहां से तो सिर्फ वो तो खैर बहुत आगे चले गए हम, लेकिन उससे पहले तो मैंने एक फिल्म थी कड़वी हवा, संजय मिश्रा सर की, ओके बहुत प्यारी फिल्म है, वो की। ओके। और शेफ की, और बीच में एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है ब्रिजमोहन अमर राय, उसमें मैंने एक वकील की भूमिका निभाई थी। अच्छा। वो है। तो कुछ कुछ काम ऐसे शुरू थे जो हुआ। शुरू हो गए थे, जी, थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडिशंस एंड ऑल। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर मैं एड्स तब भी बीच में कर ही रहा था। कर ही रहे थे। लोकेश जी, आप ये कहते हैं कि आप NSD पास आउट है,
नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा आपने पास किया है। जी। और ये बताइए, जो कॉमेडी में एक टाइमिंग होती है, पंच लाइन होते हैं, ये आपने इस एनएसडी से, अपने एनएसडी ने सिखाया या आपके फेलियर्स ने और समय ने सिखा दिया? सर मुझे नहीं पता कि ये जो पंच है, ये जो टाइमिंग है, ये क्यों आती है, कैसे आती है। मुझे लगता है कि ये जब जो भी मैंने देख के जो सीखा है ना, ये मैंने उसी से सीखा है सर। मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी शायद अच्छी है जी। प्रॉबेबली। तो मैं बस बारीकी से यही देखता रहा कि कोई एक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है अपने कैरेक्टर पे, और वो क्या क्या न्यूएंसेस लेता है जो हम नहीं ले पाते। और जब किसी बड़े एक्टर को आप काम करते हुए देखते हैं अपने साथ, तो जी। उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। राइट। आप सीख पाते हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हो ऐसा जो सामने वाला एक्टर कर रहा है, वो इसीलिए पसंद किया जाता है। तो ये अगर आप सीख जाते हो बिल्कुल। तो फिर आपकी जर्नी थोड़ी अलग तरीके से शुरू हो जाती है। तो लगता है मुझे वो चीज़ काम कर रही है। ऑब्जर्वेशन हाँ, है वो। ऑब्जर्वेशन वाला ही पार्ट है सर, मुझे जो लगता है। Right. उसमें ऐसा नहीं है कि समय ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ वो तो बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, अब मैं आपका सीरियल देख रहा था, फर्जी सीरीज। हाँ सीरीज, हाँ जी, हाँ जी। ओटीटी की, और उसमें आपने लकड़वाला के नाम से आपका लकड़वाला, character है, हाँ। लकड़वाला। और वहीं है जमुना पार, उसमें कॉमिक है और इसमें बहुत ही डोमिनेटिंग है, जहां इनफैक्ट शाहिद कपूर को भी, कैरेक्टर को भी आप उसका डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो एक तरह से वो विलेनिश और बिल्कुल एक कॉमिक। जी। तो बिना ऑडियंस को ये महसूस किए कि आप एक ही एक्टर ने दो अलग अलग काम किए हैं और उस कैरेक्टर में डलना, ये कैसे कर पाते हैं? क्या एक विलेन का और एक कॉमेडियन का डीएनए एक होता है क्या? सर डीएनए तो एक ही है। अच्छा। डीएनए तो एक ही है सर। लेकिन क्या है ना सर, जो एक्टिंग है ना सर, वो करत की विद्या है, मुझे ऐसा लगता है। जी। मुझे क्या लगता है, मुझे दुनिया में जितने भी किसी भी एक्टर से आप बात करोगे, वो यही बोलेगा, जब आप करते जाते हो तो आप सीखते भी जाते हो। तो जितना आप करते हो उतना सीख जाते हो। तो वही चीज़ काम करती है सर। तो जो आपने जमुना पार में देखा, वो पहले से मेरे अंदर है, बिल्कुल। शुरू से। जी। तो जी। वो तो फ्रॉम द डे वन से मेरे पास है, जी। जो जमुना पार में आपने क्योंकि देखा। वो उस तरह से ही क्योंकि उस आपकी तरह से मैं upbringing है, मोल- मोल- अपब्रिंगिंग रही है, जी, उस जी। तरह की कैरेक्टर्स, उस तरह की चीजें बार बार लगातार आई हैं मेरे पास। जी। जी। तो उससे तो मैं बहुत रूबरू रहा हूँ, बार 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 बार। बिल्कुल। बट फर्जी जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो का कैरेक्टर है। और मैं आपको बात बताता हूँ, उससे पहले एक और सीरीज थी, डूड करके, ओके। DUDE। ओह। ठीक है, DUDE की बात कर रहा हूँ। वो मैंने शूट की थी। जो अभी आपने सुना होगा, सपने वर्सेस एवरीवन, राइट। एक सीरीज आई है, अमरीश जो अमरीश जो डायरेक्टर है उसके। तो वो भी सीरीज अमरीश की ही थी, उन्होंने ही लिखी थी, उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, वो एक्ट भी कर रहे थे, अमरीश। ओके। तो डूड में एक कैरेक्टर था जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसमें। राइट। तो अगर आप वो देखेंगे और फिर फर्जी वाला कैरेक्टर देखेंगे, तो आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लगेंगी देखने में। ओके। ओके। तो सर क्या होता है कि एक एक्टर जो बहुत ही हरफन मौला हो, जो कि टाइमिंग, कॉमेडी, ये वो, जी। और उसको आप बिल्कुल अंडर प्ले करा दो कि जहाँ पे आप शेडी हो जाते हो, जहाँ पे लोग आपको पहचान नहीं पा रहे होते, आप इतना अंडर प्ले करते हो जी। कि आपके शेड ही बाहर नहीं है। हम्म। क्योंकि कोई भी शेड नहीं होता ना। जी। आप सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, बिल्कुल। क्या कर दोगे इस टाइम पे। आप बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हो और आपने गोली मार दी। यू नेवर नो Absolutely. कि जब कोई अंडर प्ले करता है तो वो कैरेक्टर क्या प्ले कर देगा उस टाइम पे, आपको नहीं पता चलेगा सामने वाले को। तो ये चीज़ थी। और ये मुझे करने का मौका मिला डूड में भी, ओके। और फिर मुझे मिला फर्जी में भी। क्योंकि अच्छा। मैंने इसलिए ये बात बोली है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी उस कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर जी। की, जी। इसलिए। तो मैंने ये सुना है कि जो फर्जी में जो डायरेक्टर आपके रहे, उन्होंने लिबर्टी काफ़ी दी आपके कैरेक्टर को उभारने में, मतलब दे वर ओपन टू सजेशंस। करेक्ट करेक्ट। तो उसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैनरिज्म
या कोई ऐसा सीन जो आपने ही डिवाइस किया अपने आप और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको रखा? मैं आपको सच बताऊं, जी। फर्जी की कास्टिंग जो है वो एमसीसी ने किया, यानी मुकेश छाबड़ा मुकेश जी कास्टिंग, ने, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सर जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम उसको किया था, जब मैंने ऑडिशन बना के भेजा था उसका, जी उस सीन का, तो मेरा ऑडिशन का जो कैरेक्टर वाइज था वो थोड़ा अलग था। जी अब मतलब जो एक होता है ना कि आपके पास एक ऑडिशन आया तो यू नेवर नो कि डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, करेक्ट। तो आप वैसा बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन उसके आसपास कहीं कुछ बना देंगे तो शायद उनको पसंद आ जाए। राइट तो वो आसपास तो बन गया, राइट। लेकिन जो उनको चाहिए था वो नहीं बना। वो बना जाके सेट पे। जब हम सेट पे पहुंचे तो राजन डी के साथ डायरेक्ट करते हैं एक साथ। राइट जी तो जब उनके साथ जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा ये जो कैरेक्टर है लकड़ा वाला, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। मतलब ये डोमिनेट कर रहा है कि शाहिद वाले कैरेक्टर को, बिकॉज शाहिद वाला कैरेक्टर इज लाइक कुछ भी नहीं। ओके। और ये एक बड़ा आदमी है जो अभी एक आदमी को बोलेगा इसको गोली मार दे तो मार देगा। तो ये वैसा कैरेक्टर है। जी तो अगर आप उस तरह से प्ले करोगे जैसे हमने ऑडिशन में देखा है, वो इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ओके। और शायद ऑल्सो डेफिनेटली इज अ ब्रिलियंट एक्टर, है ना, तो वहाँ तो कोई वो बात ही नहीं है। तो फिर वो जब ये बातचीत शुरू हुई तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मैंने उनको सर को बोला कि सर अपन कुछ करते हैं, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ और मुझे आप 15-20 मिनट दो, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया कि ये डोमिनेटिंग है, ऐसा है वैसा है। तो 10-15 मिनट लेने के बाद मैंने उनके एक असिस्टेंट थे उनके, और उनके साथ एक बार रिहर्सल की उस सीन की कि मैं ये करना चाहता हूँ अब। तो जैसे ही मैंने 2-3 लाइनें बोली तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ यही रखते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तो सर चीज़ें ऐसे भी होती है। सर आपने शुरुआत की दूरदर्शन से। उस जमाने में जो कॉमेडी होती थी वो एक बहुत ही स्लैपस्टिक टाइप की कॉमेडी होती थी। गिर गए, रो दिए, मतलब एक्शंस के साथ थोड़ा सा एग्जैजरेट होती थी चीजें जी। और आज जो है अगर हम ओटीटी पे करते हैं या इवन फिल्मों में करते हैं तो वो एक थोड़ी सटल होती है, हाँ ड्राई होती है जी। तो आप इन दोनों में से जो प्ले करते हैं आजकल, वो तो मजबूरी है, करना ही है उस ढंग से, लेकिन विच वन डू यू प्रेफर? आपको क्या लगता है कि कौन सी कॉमेडी है जो वाकई में एक हंसी बाहर ला सकती है? सर देखिए, कॉमेडी का ना एक कोई पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं है, उसको हम बांध नहीं सकते। बिल्कुल। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जैसे जॉनी लीवर साहब करते हैं या राजपाल सर करते हैं, जो वो लोग काम करते हैं उनकी कॉमेडी एक बहुत डिफरेंट जोन की है। मतलब कि कोई और एक्टर करेगा तो हो सकता है वो बहुत ओवर द टॉप लगे कि यार ये ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ये तो बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हो आप। लेकिन वही चीज वो लोग करेंगे तो नहीं लगती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है सर, जैसे राजपाल सर है ना, उनके पास मुझे लगता है कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना बहुत कमाल का है। वो आधा तो उसी से जीत जाते हैं। जब बॉडी लैंग्वेज काम करती है ना सर, तो मुझे लगता है कि फिर एक्टिंग वाइज आप थोड़ा कम भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो वो चीज़ बहुत काम करती है। तो मैं प्रेफरेंस की जो आप बात कर रहे हो, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है सर। जैसी रिक्वायरमेंट है फिल्म में या सीरीज में, आप वैसा ही काम करेंगे। और डायरेक्टर की सोच पे डिपेंड करता है कि वो उस कैरेक्टर को कैसा दिखाना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉमेडी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। वो डिपेंड कर रहा है कि कब किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है। इससे मुझे एक चीज़ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, वो ये है कि एक पुरानी फिल्में जो हमारी होती थी, बिफोर इफ से 80s से पहले की 80s के एंड तक जी, वहाँ एक कॉमेडियन स्पेसिफिकली होता था। हम राजेंद्र नाथ जी की बात करें, महमूद, जॉनी लीवर जी, कृष्ण मुखर्जी, तो एक 2-3-4 सीन बड़े सीरियस निकले, उसके बाद एक पूरा कॉमेडी का सीन आता था। एक समय आया जब जो हीरो थे, आई थिंक स्टार्टेड विद अमिताभ बच्चन, उन्होंने धीरे धीरे कॉमेडी भी शुरू कर दी। हीरो जो है वो कॉमेडी भी कर रहा है। तो वो ट्रेंड जो है आजकल उतना वेटेज कॉमेडियंस का नहीं है फिल्मों में। क्या आप ऐसे मानते हैं?
सर देखिए, पहले जिस तरह से कैरेक्टर्स लिखे जाते थे वो स्पेशली मेंशन होता था कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर महमूद साहब करेंगे, ये कैस्ट्रो मुखर्जी करेंगे, पार्ट ऑफ है ना, स्क्रिप्ट होते पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट या, होते थे, और वो पर्टिकुलरली लिखा भी उसी तरीके से जाता था कि इस जी, कैरेक्टर जी। की जरूरत है हमारे को। बिल्कुल चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता था, Human, है ना, तो टीचर हो, तो वो किसी भी तरीके से उसको इन्वॉल्व करते थे उस कैरेक्टर को, कि एक कॉमेडी जो करता है कैरेक्टर, उसकी हमें ज़रूरत है उस कहानी में। उसका एक टाइम आया जो आपने कहा कि ऐसा हुआ कि वो कैरेक्टर्स बंद हो गए और जो हीरो जो है वो भी इनटू कॉमेडी हो Into गए, comedy उनके पास भी एक कुछ अच्छे सीन्स आने लगे उस तरीके के कि वो सीन भी उनके साथ जुड़ गए। जी जी पर ये सर दौर थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ तो वो एक पर्टिकुलर टाइम था, बट उसके बाद जॉनी लीवर साहब और जब ये राजपाल साहब, जी जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने फिर से एक क्राइटेरिया को चेंज किया था। अगर आपको याद हो तो जॉनी सर जो है, उनके पास जिस तरह के रोल्स आते थे वो रोल्स भी उनके लिए लिखे जाते थे कि इस कैरेक्टर में उनको ही फिट करना है। जी जी तो कुछ कुछ जगह पे उन लोगों ने किया है वो काम, बट उनके अलावा अगर आप किसी का नाम सोचने जाएंगे तो आपको कोई नाम याद ही नहीं। आएगा। जी पहले ये नाम ज्यादा होते थे, अब ये नाम अभी आपके अभी आज के या कुछ काउंटेड ऑन कुछ पहले, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ये दो ही नाम आपके दिमाग में आएंगे और कोई नहीं आएगा। राइट तो ये तो हुआ है, तो वो हाँ अब उतना नहीं लिखा जाता है सर, ये बात फैक्ट है। मतलब उनको ध्यान में रख के कैरेक्टर को, एक कॉमिक कैरेक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखा जाता वो जनरली। अब थोड़ा मोर और लेस रिक्वायरमेंट तो रहती है कि एक हीरो है, उसका एक दोस्त है, उतना तो चल रहा है, पर सर वो जरूरी नहीं है कि वो कॉमिकली इतना इन्वॉल्व हो उसमें। राइट वो नहीं हो रहा है, जो बहुत पहले हुआ करता था वो तो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। अब मैं आपकी बात करना चाहूँगा आपके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल पंचायत। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने उसमें 3 या 4 बार अपना ऑडिशन दिया और आप रिजेक्ट हो गए। जी वो रिजेक्शन का रीजन क्या था, ये बताएं। सर, रिजेक्शन का रीजन अगर आपको बताना, मालूम हुआ हो नहीं नहीं मुझे सच में नहीं पता सर रिजेक्शन का। क्योंकि फिर आपने 4th सीजन में किया, जी जी तो अल्टीमेटली आप उसमें इन्वॉल्व हुए उस प्रोजेक्ट में। जी लेकिन मेरी बहुत दिनों से जानने की इच्छा है कि अगर कोई करता है, ऑडिशन देता है पहले और रिजेक्ट होता है, तो क्या उसका रीजन बताया जाता है कि सर कैरेक्टर नहीं में सर, फिट नहीं हो रीजन रहे? तो आज तक नहीं पता चला। मतलब दुनिया भर के ऑडिशन मैं दे चुका हूँ अब जी। तक, बट रीजन पता नहीं चलता। और सर फिर उसी टीम ने आपको सिलेक्ट भी किया दोबारा उन्होंने से, कि हाँ मतलब वही टीम है, वही जी, सब कुछ जी, वही लोग हैं, absolutely। ऐसा नहीं है। हम्म, पर सर कई बार क्या होता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं Right। एक्टर को काम करते हुए, तो हो सकता है कि उस दिन वो दिन आपका अच्छा ना हो। होता है ना सर, सचिन भी ठीक 0 पे आउट हो जाते हैं और सचिन सेंचुरी मारते हैं, Absolutely। तो वो आप पता लगा कि आपने जो किया था वो उतना अच्छा नहीं था, दूसरे ने किसी ने बहुत अच्छा कर दिया, तो उसकी सेंचुरी थी, आप 0 पे आउट होके चले गए, तो नाम तो उसी का होगा ना जिसने सेंचुरी मारी है। तो हो सकता है सर वो तीनों बार मैं फेल हो गया हूँ, मतलब ये मैं मान रहा हूँ सर। Right, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। हालांकि जिस तरीके से मैंने 4th में अपना ऑडिशन दिया था, सेम पहले भी 3 तरीके से, तीनों में टाइम पे भी मैंने वैसे ही दिया था, जी। उतनी ही शिद्दत से, उतना ही मन से, उतने ही दिल से दिया था। पर कई बार क्या होता है कि जब एक्टर को आप काम करते हुए देखते हो तो कुछ बार समझ में नहीं आ रहा होता कि शायद ये जा नहीं रहा उतना मर्ज नहीं हो रहा उस कैरेक्टर के साथ, तो लेट इट बी, कोई दूसरा देखते हैं, वैसा हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं सर, और ये इंडस्ट्री में है और हर एक्टर के साथ हर एक बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी एक्टर्स हैं ना, सबने ये फेलियर तो झेला ही है कि आप ऑडिशन में पास नहीं होते और रिजेक्शंस, वो रिजेक्शंस खत्म ही नहीं होती सर फिर। बट एक टाइम आता है सर जब आप सिलेक्शन भी होती है। एब्सोल्युटली, फिर वो सीरीज सिलेक्शन की शुरू होती है। लक कितना और मेहनत कितनी? सर दोनों चाहिए। दोनों चाहिए सर, बिना मेहनत के तो काम होता ही नहीं है सर। बिल्कुल। ये तो आप जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है। और लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको लक की भी ज़रूरत है, क्योंकि सर बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखे जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। राइट। मेरे से, मतलब मैं कहता हूँ सर, मेरे से भी बहुत ज़्यादा वो
टैलेंटेड हैं, उनके पास बहुत सारा आर्ट है, मतलब वो म्यूजिक कर सकते हैं, जी, डायरेक्शन भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन उनको उस तरह के रोल्स नहीं मिले या उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो उसमें कहीं ना कहीं लक वाला पार्ट है सर। सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करोगे, मेहनत आपको एक रास्ते पे ले जाएगी, जी जी ये कंफर्म है। अब एक होता है कि एक होता है बॉर्डर लाइन होती है ना सर, जी। जैसे बॉर्डर लाइन होती है कि आप लाइन के इधर तो बहुत सेफ गेम पे थे, आप मेहनत कर रहे थे, चल रहे, अब लग रहा है कि भाई लाइन पार करके जो है अब कुछ करना है जिंदगी में, ना जंप करना है। अब वो लाइन क्रॉस नहीं हो रही, उस लाइन को क्रॉस करने के लिए ही सर लक की जरूरत है एक्चुअली। ऑलराइट, जब वो लक आपकी तरफ आएगा ना तो सर, जब आप लाइन के उस तरफ हैं तो फिर तो आप बढ़ जाएंगे ना आगे। वही है सर। तो अभी भी कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अभी बहुत उसमें हूँ कि ठीक है काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो वो सब मिक्स चल रहा है। आई थिंक ये तो हमारे इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ भी है। वही है सर, एक फिल्म नहीं काम करी तो वो भी पीछे हो जाते हैं ना थोड़ा सा कि हाँ यार अभी एकदम 6 महीना 8 महीना कोई फिल्म ही नहीं बन रही, फिल्म नहीं है या कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंडस्ट्री ऐसी है, मतलब काम ही ऐसा है सर, काम ही ऐसा है। काम ही ऐसा है सर। अब मुझे लगता है लेकिन मोरलेस कि अगर आप थोड़ा थोड़ा काम अच्छा करते हो और आप जानते हो आपका काम थोड़ा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि आप काम तो करते रहेंगे एटलीस्ट। एब्सोल्युटली। ये लोकेश जी, आपने एक फिल्म की थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जी जी, उसमें आपका एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था जी, लेकिन वो बड़ा पहचाना गया उस कैरेक्टर को। तो जो आप लक की बात कर रहे हैं कि आई थिंक उसने आपको बड़ी अच्छी एक पहचान दिलवाई। तो छोटे रोल्स जो हैं वो रिजेक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या किस स्टेज पे पहुंच के छोटे रोल्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए, या छोटे रोल को एक्सेप्ट करें तो किस बेसिस पे? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है ना सर, जब आप कुछ नहीं हो, जब आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आप कुछ तो काम करेंगे अगर आपको काम करना है तो। बिल्कुल। तो आप ऐसे वो तो नहीं कर सकते ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सर कहते हैं ना कि एक कहावत है सर, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है सर, एक्टर्स के पास भी नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं उनको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक सीन दिखाने की, एक अपना काम दिखाने की, तो वो क्यों ना करे। और खास तौर पे तब जब उसका मेन स्ट्रीम लाइन एक्टर के साथ उसका सीन है तो उसको करना चाहिए सर, क्यों ना करे। लेकिन वो एक टाइमलाइन भी हो सकता है सर, एक बॉर्डर लाइन भी हो सकती है कि मैं 4-5 साल तक तो मैं करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, उसके बाद मैं कुछ देखूंगा यार 3-4 सीन कुछ तो हो करने के लिए एटलीस्ट, कि यार हो गया अभी छोटा, कि आप अपनी स्टैंडिंग बनाने के लिए कि सर अभी छोटा छोटा मैंने 4-5 साल कर लिया ना अभी, तो अब मैं उस 6ठे साल से 7वें साल से मैं थोड़े 3 सीन 4 सीन ऐसा कुछ करूंगा। हो सकता है फिर 10 साल बाद आप अपना एक और नया वो सिनेरियो बना दो कि नहीं यार अब अभी हो गया, अब थोड़ा एक प्रॉपर कैरेक्टर चाहिए जो दिखना चाहिए थ्रू आउट फिल्म में, है ना, या इस लेवल की फिल्म हो तो कम से कम मैं इतना तो दिखूं। तो वो आप तय कर सकते हो, लेकिन वो आपकी जर्नी तय करती है सर। आप खुद पहले से मान के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो बड़ा ही करूंगा, तो आप बड़े का इंतजार करते रहिए, पता लगा आप छोटे भी नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये हर एक्टर को समझना चाहिए कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप ग्रैब करें और काम करें, उसको छोड़े ना। और उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है सर, सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल सर। एक फिल्म थी रणबीर 34, ठीक है, रणबीर 34 में मेरा एक ही सीन है सर। ओके। बट वो फिल्म करने का एक बहुत बड़ा वजह है सर, बिकॉज ऑफ अमित जी, ठीक है। मैं पहली बार, मतलब दुनिया के जितने भी एक्टर्स हैं हमारे इंडिया में, वो सब चाहते हैं कि अमित जी के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। तो सेम एज इट इज मेरे साथ भी है, जिनकी फिल्में हमने बचपन से देखी है, मैं भी चाहता हूँ मैं उनके साथ काम करूँ। तो सर वो मौका मिला मुझे, और वो जब मौका मिला तो मैंने उसको ग्रैब किया और वो एक सीन करने में गया जी। और वो चांस की बात है, वो फिल्म अजय देवगन सर डायरेक्ट कर रहे थे और वो फिल्म एडीएफ की थी। ठीक है। वो मुझे करने का मौका मिला। एक सीन था, 2-2.5 मिनट का एक सीन है जहाँ पे 1-to-1 सीन है। ऑलराइट। वो मैंने कर लिया जी। फिल्म हो गई, राइट। मैंने डबिंग भी कर ली, सब हो गया, फिल्म रिलीज भी हो गई, राइट। ठीक है। आफ्टर रिलीज जी
के मतलब ऑलमोस्ट रिलीज के जस्ट कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि हम लोग एक नई फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है भोला। ओके, राइट, ठीक है। वो फिल्म भी अजय देवगन फिल्म्स की थी और अजय सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। और उस फिल्म में मुझे अगर आप देखेंगे तो पूरी फिल्म में हूँ सर मैं। ओह, मेरा कहने का पर्पस यहाँ पर ये है कि Recognition मिला, हाँ जिस जी। प्रोडक्शन के साथ आप एक सीन करके आए हो, जिस डायरेक्टर के साथ आपने एक सीन किया है, उसी डायरेक्टर के साथ, उसी प्रोडक्शन के साथ आप पूरी फिल्म में दिख रहे हो। ये आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बिकॉज ऑफ दिस, Absolutely. यस, Chance आपने लिया और आपको वो perform अपॉर्चुनिटी मिली। सर देखिए, अमित जी के साथ मैं भी पहली बार काम कर रहा था, राइट, राइट। पर आप अपना काम कितनी शिद्दत से करते हो, कितनी ईमानदारी से करते हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है सर। आपने वो काम किया, इसीलिए शायद उनको कुछ लगा कि यार मैं इस बंदे से मैं एक ये कैरेक्टर करा सकता हूँ जो मेरी फिल्म में है। और उन्होंने कराया और मैंने किया और वो देख लीजिए। और जो पार्किंग है वो नजर गड़े रहते हैं जी। अच्छे लोग, अच्छे जी लोग जी चाहिए जी। हर एक को। तो मेरा पर्पस ये है सर बताने का कि कभी भी रोल छोटे बड़े नहीं होते। तो आप बस समझ लीजिए कि जब आप कुछ नहीं होते हो तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है Right. और आपको मिल रही है तो आप ले लो और लेके और बढ़ जाओ आगे। आपने एक बहुत ही हो important सकता है बात वहां से बताई रास्ते है। खुल जाएं। बिल्कुल, बस। ये जो आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जी जिन्होंने फिल्में रिजेक्ट करी इसलिए कि यार ये छोटा सा रोल मैं क्या करूँगा, या सीरीज को किया रिजेक्ट और फिर बैठे हैं। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, बिकॉज आपको शोकेस तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियसली सर। बिल्कुल। मतलब सर ये इंडस्ट्री जो है ना, ये काम ही ऐसा है, जो एज एन जो आप एक्टर वाला काम है ना सर, वो ऐसा है कि जितना दिखेंगे उतना बिकेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है सर। मैं उसी पे चला हूँ हमेशा। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं था, नेवर। बट मेरा सिर्फ एक ही थॉट था कि मुझे काम करना है और मैं जितना दिखता जाऊँगा उतना लोग मुझे देखेंगे और उतना ही लोग पसंद करेंगे और उतने ही लोग मुझे बुलाएंगे। जितने लोगों के साथ आप जुड़ते हो सर, रास्ता उतना ही ज़्यादा खुलेंगे ना आपके। बिल्कुल, वही इंपॉर्टेंट है। तो बस आप उसी रास्ते पे चलते रहिए और काम करते रहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है सर। सर बॉलीवुड में एक अनरिटन एक रूल है जहाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट को जो है वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट बोला जाता है, और शायद वो महत्व शायद बॉलीवुड में उतना हमेशा मुझे लगता है नहीं मिल पाया। लेकिन जब से हम OTT पे जाते हैं जहाँ पे सीरीज मिलती हैं, वहाँ पर वो सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट, वो मेन आर्टिस्ट में नज़र आते हैं और वो पॉपुलर हैं। आप पंचायत को ही ले लें, आप मिर्ज़ापुर ले लें सीरीज़ को। तो क्या आप कहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हैं वो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जैसा काम कर सकते हैं क्या? और वो क्या जो है वो क्या आपके फाइनेंसेस में और पैसे में भी नज़र आता है वहाँ? अच्छा सवाल है सर। क्या होता है कि ऊपर से ठप्पा लग के तो किसी पे नहीं आया ना सर। बिल्कुल, ऊपर से कहीं से कोई ठप्पा लग के नहीं आया। इट मीन्स कि स्टैम्प कहीं नहीं है कि आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट। उसका कोई आप उसको बांट नहीं सकते हो। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है सर, चाहे वो हीरो कर रहे हैं, हीरोइन है, चाहे वो कैरेक्टर है, कुछ भी है। बिल्कुल। कैरेक्टर बोलना एक डिफरेंट बात है। कैरेक्टर तो ये भी है कि हीरो का कैरेक्टर क्या हीरो का कैरेक्टर है, हीरोइन का कैरेक्टर क्या है, विलन का कैरेक्टर क्या है ना। तो कैरेक्टर तो वो कैरेक्टर है। वो तो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट से कैटेगरी बना दी गई है सर। बिल्कुल, कि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे एक बोला जाएगा कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हो। कैरेक्टर आर्टिस्ट है। बट मैं अपने आप को ऐसे नहीं समझता ना। मैं तो समझता हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। तो आपको किसी भी एक्टर को ये सोच लेना चाहिए कि वो आर्टिस्ट है। कैरेक्टर आर्टिस्ट इज डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, उसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि उनको कैटेगराइज करना है इस चीज को कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलेन है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो वो आर्टिस्ट है जो अलग अलग कैटेगरीज में है। यस, हीरो है, हीरोइन है, अब विलेन आपने है। बिल्कुल सही बात बोली। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है सर। और डेफिनेटली सर OTT ने मतलब मैं कहूँगा कि आर्टिस्ट को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मतलब जिन लोगों को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता था, जी, जिन लोगों को उतनी पहचान नहीं मिली थी फिल्मों से या सीरीज और सीरियल से या किसी भी ऐसी चीज़ से, बट सीरीज और OTT ने आके ना उनको एक नई पहचान, एक नया मुकाम और जो आपने एक और लाइन बोली थी फाइनेंशियल,
जी जी तो उसका भी एक सपोर्ट उनको मिला है मिला है डेफिनेटली। पहले उतने पैसे नहीं मिलते थे सर कैरेक्टर आर्टिस्ट आर्टिस्ट को, को पर वो पैसे भी बढ़े हैं सर, वो बढ़े। 100%। उसका बहुत बड़ा फर्क है सर कि आप जब काम करते रहते हो ना तो आपकी वैल्यू होती है आपकी काम की, आपके आर्ट की, आपके मैकेनिज्म की, आपके नुआंसेस की, Right. जो आप ही की है, वो किसी और की नहीं किसी है। और की नहीं। जो आप करते हो You वो own. आप ही हो ना, बिल्कुल मतलब अगर जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते सर, और जो आप करोगे सर वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप इस चीज में यूनिक हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपको मिला है आप उसको कैसे करोगे और उसमें कैसे बढ़ोगे आगे। आपने कहीं ये कहा था, द फिल्म्स फेल ड्यू टू बजट्स, ओवर बजटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आप बजट पे क्यों ध्यान देने लगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं ये बात? जी, बजट को लेके तो मैंने सर ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक वैसे दी नहीं है। मैंने कहीं देख रहा था, उसमें था कि आपने लिखा है कि फिल्म्स फेल बिकॉज ऑफ बजट्स गो रॉन्ग, नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट्स। नहीं नहीं सर, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कभी भी। मैं तो बल्कि उल्टा हूँ इस मामले में। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि फिल्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि बजट अच्छा हो, फिल्म के लिए ज़रूरी अच्छा है कि उसकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, उसके एक्टर्स अच्छे हो, Okay. उसकी स्क्रीन प्ले अच्छी हो, ये बिल्कुल उल्टा उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो, वो इम्पोर्टेंट है सर। उसी से तो फिल्म चलेगी। फिल्म बजट से तो कभी नहीं चलती सर। तो आप सोशल मीडिया से इसको हटवाइए। पता नहीं क्यों है ये, आई डोंट नो, बट मैंने ये बात कभी नहीं बोली सर, और मैं कभी बोल भी नहीं सकता क्योंकि Exactly. क्योंकि मैं उस तरह का एक्टर भी नहीं, खुद भी नहीं हूँ। जी, तो मैं तो उसी चीज पे फोकस करता हूँ कि बेस क्या है, कहानी क्या है, किस पे हम काम कर रहे हैं, जी, उसमें कुछ तो ऐसा हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो सर अगर हम बात करें तो पंचायत का बजट बहुत हाई नहीं था जब पहली बार बना था वो, राइट। उसका जो फर्स्ट सीजन जब बना था, लेकिन उसके कैरेक्टर्स, उस कहानी के, जिस तरह का ऑरा उन्होंने क्रिएट किया है, जिसका जो माहौल क्रिएट किया है, उसी माहौल की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घरों को, हमारे घर के माहौल को, जो हमारे गांव का माहौल है उसको, उस माहौल को सबने जिया है कहीं ना कहीं। चाहे वो शहरी लोग हों, शहर वाले लोग अपने माता पिता के गांव में गए, चाहे किसी पड़ोसी के गांव में गए, चाहे अपने चाचा ताऊ के गांव में गए, चाहे अपनी बहू के गांव में गए, वहां जाके उन्होंने वो माहौल देखा है। इसीलिए वो पंचायत से रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें बजट का तो कोई इशू था ही नहीं सर। उसमें स्क्रिप्ट, कहानी और किरदार थे। बिल्कुल। और वो किरदार क्या कर रहे हैं उस कहानी में, उसी पे जो ताना बाना बुना गया, उसी पे वो लोगों को मजा आया ना देखने में। एब्सोल्युटली। बस तो वो जरूरी है सर। बिल्कुल। अच्छा, कोई न्यू कमर जी, या ऐसा बच्चा जिसको आप मेंटोर कर रहे हैं और वो कहे कि सर मुझे कॉमेडियन बनना है, आप क्या देखेंगे उसमें, क्या उसको सलाह देंगे? सर देखिए, सिर्फ किसी के कह देने से कि मुझे ये बनना है इतना आसान होता तो सर मैं टैबलेट बना लेता या मार्केट में मिल रही होती तो मैं भी खा लेता कि भाई अभी हो गया, अब ये कैरेक्टर वाला खत्म, कैरेक्टर आर्टिस्ट वाला खत्म हुआ, अब हीरो वाला करना है ना, तो वो कर लेते, तो वो वाली गोली खा लो। तो सर वो तो नहीं हो, देखिए वो कहना बड़ा मुश्किल है सर, लेकिन जो आपने कहा देखने की बात, उसके लिए सर जरूरी क्या है करना जरूरी है उसको कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ सके। सर वही आप थिएटर करो, आप एक्सरसाइजेस करो, आप प्रैक्टिस करो, लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, लोग क्या करते हैं, कैसे काम होता है, क्या उसकी तरीका है काम करने का, वो सब सीखो। अगर वो आपको आने लगा तो आप फिर कर सकते हो, फिर आप अपना पोटेंशियल दिखाओ कि अब आपको सीन जब मिलेगा आपको, फिर आप कैसे उस पर काम करते हो, कैसे वो पॉजेज। सर इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, पॉजेज को लेके तो बहुत कम लोग बात करते हैं। बिल्कुल। बट पॉज इतना बड़ा काम करता है कॉमेडी में। इट्स कम्युनिकेट्स। यस डेफिनेटली। वो एक पॉज कहानी बदल देता है सर, पूरा एक्सप्रेशन चेंज कर देता है बात का। तो वो पॉजेज जो है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो एक अच्छा एक्टर समझ गया जी तो वो कॉमेडी कर सकता है, बट उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि
आप उस पॉजेस को और वो जो एक होता है ना कि इंस्टेंट आपके पास कुछ इम्प्रोवाइजेशन आपको करना हो तो वो आप कर पाओ, उसके लिए आपको सोचना ना पड़े। रिफ्लेक्स एक्शन बड़ा अच्छा होना हाँ हाँ हाँ, मतलब आपके रिफ्लेक्सेस बहुत सही होने चाहिए। करेक्ट, तो वो बहुत जरूरी है सर। एग्जैक्टली। सर फर्जी 2 आ रहे हैं। जी जी जी, अभी तो शूट चल रहा है सर उसका। हाँ, लकड़वाला जी हैं उसमें। हाँ सर। ओ गुड। आप अब थोड़े से मैं सीरियस सवाल लूंगा जो थोड़ा सा आपके साथ जुड़े हुए भी हैं और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जी। मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन जो हैं, उनके कुछ शोज जो हैं वो कैंसिल हुए थे। इंडिया गॉट लेटेंट में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसके अलावा प्रणीत मोरे भी कुछ दिनों के लिए बैन हुए थे। जी। आप मुझे ये बताएं कि जो कॉमेडी है उसकी एक लाइन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट कौन तय करेगा? एक्टर करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, सरकार करेगी? और वो क्या होना चाहिए कि एक एज एन एक्टर या एज ए परफॉर्मर कि यहां मुझे रुकना चाहिए? देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना कि जो एक आर्टिस्टिक माइंड है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, एक आर्टिस्ट ने अपना एक स्पेस बनाया कि मैं इस क्राइटेरिया में काम करूंगा, ठीक है, मैं इसी क्राइटेरिया में रह के ही काम करूंगा, उसको तोड़ूंगा नहीं, तो वो उससे बाहर जाएगा नहीं। राइट। और जो ये कहता है कि यार ये क्राइटेरिया हो चुका बहुत, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे काम नहीं करना, मुझे तो ऐसे काम करना है, मैं कुछ अलग करने जाऊंगा। राइट। अब जब आदमी अलग करने का सोचता है ना सर, जी। तब ये शोज बनते हैं जिसका आपने नाम लिया। ठीक है। और जहां तक बात की आपने लिमिटेशंस की, तो आप इंडिया जो है ना सर, वो हमारा जो देश है वो स्वतंत्र देश है सर। बिल्कुल। उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हो। देखिए दो चीजें कि एक तो दूरदर्शन है जी, और एक सोनी टीवी है या जी टीवी है या स्टार प्लस है ना सर। तो सच, और हर चैनल की एक अपनी मान्यता, एक अपना तरीका है। बिल्कुल। जो चीज आप दूरदर्शन पे देखते हो या जो अदर चैनल्स पे देखते हो, वो आप दूरदर्शन पे भी नहीं देख पाओगे। करेक्ट। क्योंकि दूरदर्शन उसको मान्यता नहीं देता। नहीं देता। तो ये जो माध्यम है दिखाने वाला सर, ये उसकी लिमिटेशन है बेसिकली, आर्टिस्ट की नहीं है। आर्टिस्ट को आप रोक नहीं पाओगे सर, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा सकता है क्योंकि यूट्यूब पे कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं सर, मैं ये मान रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा सवाल है जी कि आर्टिस्ट है तो इसी सोसाइटी से, जी, इसी समाज में वो भी रहता है, वो भी जानता है कि उसके माँ या बाप की हाँ, क्या हाँ। वो है, वहाँ आके क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उन्होंने एक बार ये कहा कि हम सब जानते हैं कि शादी के बाद मियाँ बीवी बंद कमरे में क्या करते हैं, लेकिन फिर उसकी मर्यादाएं हैं ना, वो बंद कमरा ही है जी अगर उस मर्यादा को तोड़ेंगे तो वो हम बाहर निकल आए उससे। जी तो यहाँ मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कहीं मर्यादा तोड़ी गई है। जी जी, वो कैसे डिसाइड करें, मतलब, और वो देखिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइव जा रही है, इनमें रिकॉर्डेड है। तो वहाँ क्या वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हम एक लेवल तक, ठीक है बहुत कुछ हो गया है सर, जी जी, मतलब OTT पे अगर आज आप देखें तो वो हो रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था। करेक्ट। चाहे वो भाषा हो या वो सिगरेट पीना हो या दारू पीना हो, जो भी हो, या आप किसी क्राइम को भी दिखा रहे हैं तो उसकी भी लिमिट नहीं है। चलिए आपने समझ लिया कि ये माँ बाप का काम है कि बच्चों को गाइड करें, लेकिन वो कौन सी फोर्स है जो उन कॉमेडियंस को या उन एक्टर्स को बाउंड करेगी कि सर यहाँ इतना मत पार करो? वो होना चाहिए क्या? सर देखिए ये ना बहुत इंडिविजुअल उस पे सवाल चला गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब काम सामने से किसी के पास आता है तो वो पहले सोचता है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। तो ये सर ये इंडिविजुअल उस पे है कि कोई क्या करना चाहता है। आप किसी को नहीं बांध सकते सर, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज़ की। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास
ये आपकी खुद की सोच और आपकी मर्यादा और आपकी सर्कमस्टांसेस है कि आप अपने आप को कैसे लेके चलना चाहते हो. इट्स ओनली अबाउट यू कि आप कैसा दिखना चाहते हो, आपकी इमेज क्या होनी चाहिए पब्लिक के सामने. इट्स ऑल अबाउट यू. ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये सोचना मतलब कहना गलत होगा कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है. बिल्कुल वो नहीं कह रहे, नहीं कर सकते मतलब सर. वो नहीं है. मैं उन एक आध चीज की बात कर रहा हूँ जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ, जिस पे पब्लिक एक आउटरीच हुआ, जी 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 विड्रॉ भी किया गया. जी. मैं उन चीजों को कह रहा हूँ. पर्सनली किसी पे नहीं है. नहीं है. आई नो, आई Everybody नो, is आई doing नो good job, no doubt आई नो about it. सर, आई नो. उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. जी, सब जी. अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा. जी. जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंडियन सोसाइटी में, करेक्ट. तो वो गलत तो नहीं हो सकता. जी. गलती हो सकती है, गलत नहीं हो सकता वो गलती हो सकती है. जी. नेपोटिज्म पिछले साल अगर हम देखते हैं 2025 में कई स्टार किड्स की जो फिल्में थी वो फ्लॉप हुई हैं. अच्छा. और कुछ नए जो अपने बल पर नए लोग आगे आए थे बच्चे, उनकी फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं. ओके. तो नेपोटिज्म का फायदा होता है. सर देखिए, नेपोटिज्म का ना एक बहुत कमाल का क्राइटेरिया है. नेपोटिज्म का मीनिंग क्या है, आप बता सकते हो? वो किसी को कुछ सहूलियत दे देना बेसिकली. अगर आप या सहूलियत ना जी. बेसिकली सहूलियत. ठीक. सर एक बात बताओ, ये नेपोटिज्म आया इंडस्ट्री में जी. सुनार के यहाँ क्यों नहीं आया? डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं आया? वकील के यहाँ क्यों नहीं आया? टीचर के यहाँ क्यों नहीं आया? बिजनेसमैन के यहाँ क्यों नहीं आया? अंबानीज के यहाँ नेपोटिज्म क्यों नहीं है? वो भी नेपोटिज्म है सर. वो भी नेपोटिज्म. सर क्या है, जब बात करते हैं हम कि वकील का बेटा वकील बनेगा और उसकी कुर्सी पे बैठेगा, तो नेपोटिज्म का ही तो हिस्सा है सर. बिल्कुल है. तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं हो सकता? और उसको वो सहूलियत मिलती है तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं है जी. ये ऊपर वाले का उसको वो मिला है, बिल्कुल आशीर्वाद मिला है कि उसके फादर या चाचा या ताऊ जो है वो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है और उनकी वजह से उसको भी मौका मिल रहा है, वो चांस मिल रहा है. राइट. तो ऐसे ही जब आप वकील होते हो या डॉक्टर होते हो तो आपके बेटे या उनको चांसेस ज्यादा है ना सर. उनको पता होता है कि मुझे कहाँ उसको अप्रोच कराना है, मुझे कौन से हॉस्टल में भेजना है, मुझे कौन से कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे कौन सी कंट्री में इसको ये करवा के इसको इंडिया में लेकर आना है, कहाँ क्लिनिक मुझे खुलवाना है जी. तो जब आप ये करते हो तो ये भी तो नेपोटिज्म का हिस्सा है सर. बिल्कुल है. तो सिर्फ ये इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, ये फिर पूरे ऑल ओवर चीज़ों में इसकी बात होनी चाहिए सर. ये मैं समझता हूँ, ये मेरे थॉट है सर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये किसी और की थॉट है, ये मेरी थॉट है, ये मेरा ऐसा सोचना है जी कि अगर ऐसा है और ऐसा मौका मिल रहा है किसी बच्चे को, राइट, तो उसको सिर्फ नेपोटिज्म का नाम देना थोड़ा गलत हो जाएगा. लेकिन अगर टैलेंट नहीं है, करेक्ट, और उसके बावजूद उसको बार बार मौके दिए जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. बिल्कुल. क्योंकि वो चीज दिख रही है जी, लोग देख रहे हैं. जब और चीजें ही होती हैं तो लोग देखते नहीं है ना सर, उस पर बात नहीं हो पाती क्योंकि मीडियम जो है वो मीडिया वाला जो माध्यम है ना वो सर लोग उससे देख पा रहे हैं ना कि ये हो रहा है, ये इनके बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं, वो देख पा रहे हैं. लेकिन जब हम किसी डॉक्टर या उनकी बात करते हैं तो वहां पे तुम नहीं देख पा रहे, किसी को नहीं देख पा रहे आप, क्योंकि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस कर रहा है बेसिकली, इसलिए उसकी बातें ज्यादा है. और वैसे भी अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो चलेगा भी नहीं, कोई पैसा नहीं लगाएगा, चलेगा नहीं, बाप भी नहीं लगाएगा. मान लीजिए सर मैं कह रहा हूँ एक ग्रेट डॉक्टर है, बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं जिनकी बहुत अच्छा क्लिनिक चलता है और उनके बेटे ने भी खोल लिया, ठीक है, पर बेटा प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, नहीं कर पाया, तो उसकी क्लिनिक पे पेशेंट्स नहीं होंगे. बिल्कुल एग्रीड है ना. तो सेम उसमें भी है ना सर. तो एक्टिंग में भी तो वही चलेगा जिसके पास वो आर्ट है, जो कला है दिखाने की, और जो अपने काम से लोगों को लेकर आ सकता है, जो अपने काम से लोगों को अपने सामने बिठा सकता है, तो वो चलेगा सर. बिल्कुल. तो वो तो सर एक मौके वाली बात कही है आपने. तो नेपोटिज्म सिर्फ उतना ही है कि वो मौका आपको मिलता है. अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस है जो फाइनल करेगा कि वो चलता है कि नहीं चलता. नहीं चलता, जो लोग पसंद करें कि नहीं कर रहे. बिल्कुल. वो तो उस पर डिपेंड करता है सर. अब लास्ट में लोकेश जी एक रैपिड फायर राउंड.
ये सबसे मुश्किल काम कर लिया आपने। Yes, no, or no short answer. Is Bollywood fair to a talented newcomer? यस। आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं है सर, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा बस समझ ही सकता हूँ जी जी कि मुश्किल तो है सर। हाँ, और मेहनत करो तो आपको मिलता है। मिलता है सर, मेहनत करो और वो उस तरीके से चलो आप सही तरीके से। राइट। इंडस्ट्री की पेज 3 पार्टीज जो है वो नेटवर्किंग है या सिर्फ शो ऑफ? पेस्ट्री पार्टी सर वैसे तो जस्ट लाइक अ पार्टी ही है, बट आप दोनों चीजें कह सकते हो सर, एक चीज नहीं बोल सकता मैं। ओके। उसको आप दोनों Show चीजें off बोल भी सकते है, हैं और थोड़ा networking नेटवर्किंग भी है, बिल्कुल। इंडस्ट्री में क्या चीज ज्यादा काम करती है, पीआर या टैलेंट? सर अगर मैं आज की बात करूं तो दोनों काम करेंगे। पीआर के बिना भी नहीं हो। पीआर के बिना भी नहीं बात बनेगी। पीआर भी उतनी ही जरूरी है जितना आपका टैलेंट, क्योंकि पीआर भी आपके टैलेंट को इनहेंस करता है, आपके काम को आगे बढ़ाता है, आपको आगे लेके जाता है। क्योंकि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन अगर पीआर अच्छी नहीं होती तो भी टैलेंट पीछे रह जाता है। राइट राइट, आज को जरूरी है। आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, योर पर्सनल चॉइस? एड्स करना, ओटीटी करना या फिल्म्स करना? सर मेरी Which you enjoy? सर अगर मैं एंजॉय की बात करूं तो मैं, आप मुझे तीनों फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में डालेंगे मैं वहां एंजॉय करूंगा सर। ओके। क्योंकि तीनों में मैं एक ही काम कर रहा हूँ, अभिनय, एक्टिंग, वो जिससे मैं बहुत मेरी आत्मा रिलेट करती है। जी जी। तो मैं उससे बाहर नहीं हो सकता। तो अगर आपने मुझसे ये 3 ऐसे सवाल, मतलब 3 ऐसे ऑप्शन दे दिए कि जहाँ पे मैं किसी के लिए भी मना नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। मैं ये नहीं कह सकता मैं Well इसमें said, यहाँ से मैं पीछे हूँ, Well said. मैं किसी भी एंगल से पीछे नहीं हूँ सर, तीनों चीजों में। लेकिन अगले सवाल में आपको एक चूज करना पड़ेगा। ओहो, बताइए। अच्छी स्क्रिप्ट या ज्यादा पैसा? अच्छी स्क्रिप्ट। बिकॉज पैसा फिर आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इन 4 चीजों में, जिसको आप प्रायोरिटी के हिसाब से अगर लगाएं? फेम, फैमिली, पीस या पैसा? सर फर्स्ट तो मेरे लिए फैमिली है, जी। फिर है पीस, ओके। फिर है फेम, फेम। फिर है पैसा। फेम से तो पैसा आ ही गई है। सर पैसा लास्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास फेम आएगा तो पैसा तो आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली इसलिए हो कि फैमिली आपकी सपोर्टिव, मतलब जो आपको हर उसके तरह से बिना सपोर्ट कुछ भी करते करना। हैं, उसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए फैमिली सबसे प्रायोरिटी है आपकी। जी। तो फैमिली तो आपके लिए फर्स्ट, वो हमेशा ही होना चाहिए। तो पहले तो फैमिली ही है ना, तो इस तरीके से ही मैंने उसको समझा है। राइट। वन एक्टर और ए स्टार हु इज ओवररेटेड? ओवररेटेड सर ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सारे एक्टर पसंद है सर। अब ओवररेटेड को कैसे मैं वो बताऊं? आप अगर कुछ ऑप्शन देते तो मैं सोच लेता कि हाँ कि हाँ यार ये थोड़ा मैंने ओवररेटेड आपको है। जानबूझ के ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा थोड़ा। बात सही है मतलब आपकी। कोई ऐसा एक्टर जिसको आप समझते हो कि यार इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है लेकिन नाम, फेम उससे ज्यादा है। नहीं सर, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक्टर जब फेम जिसके पास आता है ना, उसमें कुछ खास बात होगी तो ही फेम आएगा। राइट। ऐसे फेम नहीं आता सर। तो ओवररेटेड कहना मतलब जी। आसान नहीं है। ऐसा आसान नहीं है। अंडररेटेड? अंडररेटेड बहुत एक्टर्स है। ओके अंडररेटेड में तो बहुत एक्टर्स है सर। ओके। उसमें तो आप लाइन से बना लो। एक जिसको आप टॉप प्रायोरिटी उस पर रखते हैं अपनी लिस्ट में, अंडररेटेड अंडररेटेड में? सर अंडररेटेड में तो जैसे हमारे संजय मिश्रा सर हैं जी। है ना, उनको बहुत जब वो शुरू हुए थे तो उनका एक अलग क्राइटेरिया था। जब उन्होंने शुरू के ऑफिस में जब स्टार्ट हुए थे वो, है ना, तो बीच में वो गायब भी हो गए थे, ऐसा हुआ था कई साल। बट वो अंडररेटेड रहे सर।
अच्छा, बहुत अंडररेटेड रहे वो, कि मतलब उनको सही मौके और सही स्क्रिप्ट और सही रोल्स ऑफर ही नहीं हुए ओके, कि जितना उनके पास पोटेंशियल है। क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत नज़दीक से मैं जानता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि मैंने मतलब अंडररेटेड कहने का मतलब है कि आज वो अंडररेटेड नहीं कहे जा सकते कि आज पब्लिक जानती लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिला जो मिलना है चाहिए। जो मिलना चाहिए था, जो जिस टाइम पे मिल जाना चाहिए था एक्चुअली, राइट, वो ओके, टाइम पे नहीं उस मिला। जो समय। अब मिल रहा है वो एक ऊपर वाले का कर्म है, दुआ है लोगों की जो उनको मिल रहा है जो काम, पर वो टाइम पे नहीं मिला जब उनको मिल जाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे बहुत से एक्टर्स लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, आर्टिस्ट बहुत हैं, अच्छे लेकिन अच्छे। मिलता नहीं। एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप सोचें अरे नहीं किया होता तो अच्छा था। नहीं किया होता हम्म, सर, नहीं किया होता सर। जो मेरे जो पर्सनली मैंने जो अभी तक सारे किए हैं, क्या उसमें तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मैंने कभी ऐसे देखा हो कि मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता। जी, मुझे भी फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक फिल्म थी आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की, ओके, कुछ टाइम पहले आई थी। जी, आनंद एल राय सर की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म। ओके, तो उसमें एक रोल था सर मेरा, अच्छा, ठीक है सर। सीन हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। शूट भी किया, ऋषिकेश में हम लोग शूट कर रहे थे, और फिल्म का मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद आएगा तो आप जी, देखिएगा। उसमें एक दो सीन्स थे सर, वो सीन्स तो कट गए, ओके, ठीक है। और शादी में जैसे लोग आते हैं, तो उसमें कहीं मैं, जैसे होता है ना कि आप भी हो शादी में तो आप कहीं खड़े हो, हाँ, तो वो मैं ऐसा दिख गया अच्छा, फिल्म में, ओके, और फिल्म वो रिलीज हो गई बाद में, ओह, और वो सीन कट गए। तो अब वो सीन तो कट गए, अब वो तो कुछ आया नहीं, राइट, वो मैं ऐसे बाद में दिखा अलग से। तो मैंने बाद में, मतलब किसी ने मेरे को बोला कि अरे भाई मैं तुम्हें उसमें देखा था। हाँ, मैंने कहा क्या उसमें मैंने क्या किया? हाँ, बोले नहीं आप खड़े थे ना उसमें। ओह, तो वो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं होना ये चाहिए नहीं था। होना चाहिए। मुझे ये था कि सर कि अ, मतलब मेरे साथ क्या, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हो जाता है, कुछ सीन हाँ, कट जाते हैं, सीन कट जाते हैं। पर एक होता है ना कि जैसे कट गया हम्म, तो या तो वो पूरा थोड़ा सा ही कट जाता। हाँ, या तो पूरा ही कट जाता, मैं कहीं भी नहीं दिखता, चल जाती कहानी। पर वो होता है ना कि आप एक सीन में भी नहीं दिखे और आप ऐसे भीड़ में अचानक दिख गए, जो कि आप कभी करना नहीं चाहते, करेक्ट, तो वैसे दिखना वो गलत हो जाता है। तो वो शायद मैं उसके लिए बोल सकता हूँ कि ओके। वो मुझे नहीं करना चाहिए था। डज थिएटर हेल्प एंट्री इन फिल्म्स? व्हाई नॉट? ओके, अरे सर, एनएसडी वालों की बहुत पूछ है, बिल्कुल है सर। जो लोग सीख के जा रहे हैं, जिनको काम आता है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है इतने साल, उनकी वैल्यू होती है सर, क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। स्कूल लेवल पर थिएटर सिखाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर थिएटर तो सबको सीखना चाहिए, मैं तो कहूँ स्कूल में करिकुलम में डाल दो ओके, कि भाई थिएटर मस्ट है। आपको मतलब रोज आधे घंटे के लिए स्टेज परफॉर्मेंस करनी, मतलब उसके ऊपर बातचीत हो, कुछ एक्सरसाइजेज हो, जी, जहाँ जमीन में बैठ के लोग करें। आजकल की जो एक्टिंग क्लासेस होती है, आपने देखा होगा कई बार लोग चेयर्स पर बैठ जाते हैं या कहीं ऊंची जगह पे बैठ जाते हैं। दैट इज नॉट राइट थिंग, उसमें नहीं, वो चीज़ें नहीं होती सर। थिएटर जी, आपको ना जमीन से जुड़ना सिखाता है, इसीलिए थिएटर जब भी होगा वो जमीन में बैठ के होगा। जी, जी, बिल्कुल, उसमें लोग सब जमीन में बैठते हैं, राइट, जिससे जिससे आप जमीन से जुड़ते हैं। थिएटर आपको जमीन से जुड़ना सिखाता है सर। परफेक्ट, और वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे आपको जो सोशलाइज करते हो ना आप, लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, वो चीज़ भी आपको थिएटर वहाँ सिखाता है। सिखाता है। तो इसलिए वो आधे घंटे का एक सेशन वहाँ पर होना ही चाहिए। ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, बोलना सिखाता है, झिझक खत्म होती है करेक्ट बोलने करेक्ट, की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या का ही एक रूप है सर वो। करेक्ट, वो आगे बहुत काम देता है आपको, चाहे वो आप नौकरी में जाओ, चाहे आप कोई भी काम करो, डजेंट मैटर। जरूरी नहीं कि आप थिएटर सीख के एक्टर ही बनोगे, वो जरूरी नहीं है। राइट, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस, उस तरह से स्टेज फियर खत्म होना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और वो आपको लाइफ में भी आगे लेके जाता है। आप कभी स्टैंड अप कॉमेडी
ट्राई करेंगे? सर मेरे लिए मुश्किल है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बोलने में, मतलब Continuity जो जोक्स वाइज आई एम Yeah. नॉट गुड, ओके, तो शायद मैं वो नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट अगर मेरे पास हो तो मैं फिर तो थोड़ा लंबी बात भी कर सकता हूँ, जी जी। पर वो मेरे जोन में नहीं आता। मैंने देखा है कि आपने कुछ गवर्नमेंट कैंपेन्स किए हैं जी जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे, रेल, इस तरह के काफ़ी अच्छी फिल्म्स थी। तो वो किस हिसाब से गवर्नमेंट में स्क्रिप्ट अच्छी थी, पैसा था क्या? सर दोनों गवर्नमेंट चीजें, के सारे आपने किए, मैंने 8-10 देखे हैं आप। जी 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 जी। नहीं, जैसे अभी आप बात करें डिजिटल अरेस्ट में, काफी सारे हाँ, मैंने जी। 4 या 5 कैंपेन किए जी। उनके डिजिटल अरेस्ट के लिए। तो सर वो अवेयरनेस भी तो है ना, आप अगर दिख रहे हो तो आप अवेयरनेस के लिए दिख रहे हो, जी, बिल्कुल, पैसा मिल रहा है वो एक अलग चीज कहानी होगी, लेकिन अब अवेयरनेस के लिए भी तो कर रहे हो। बिल्कुल। और सर अवेयरनेस के नाम पे पैसा भी कम मिलता है, सोशल अवेयरनेस के लिए पैसा भी कम मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट उतना नहीं मिलता है कि आप भाई वाह बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल, तो सोशल अवेयरनेस जितना ही काम होता है उसमें भी, पर अगर वो मौका मिल रहा है और सोशल अवेयरनेस हो रही है हमारी वजह से या हमारे जैसे चेहरों की वजह से, तो अच्छी बात है ना, क्यों नहीं। What is important for you? Number of followers और क्वालिटी एक्टिंग? सर डेफिनेटली मेरे लिए तो क्वालिटी एक्टिंग ही है। काम अच्छा है आपका ना सर, फॉलोअर्स अपने आप आ Followers जाएंगे, अपने कोई आप आ जरूरत नहीं है आपको फॉलोअर्स लाने की, आपका काम ही आपके फॉलोअर्स लेकर आएगा। बिल्कुल। और मैं तो वही हूँ सर, मैं तो एज एन एक्टर काम कर, मैं कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बहुत रील्स वाला भी लवर नहीं हूँ कि बहुत रील्स बनाता हूँ या कुछ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ कि जब जब मुझे मौका मिला या बहुत रियल कभी कोई बहुत अच्छा लग गया तो बना लिया, तो वो ऐसा कहानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस मतलब एक होता है ना यूज टू आप हो, डेली डेली आप पोस्ट मैंने कर आपकी रहे हो। कुछ रील्स देखी हैं जो आपने कुछ बच्चों के साथ बनाई हैं घर में, जो एमेच्योर से हैं, स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, जी। तो वो काफी मतलब सोशल टाइप के आप बनाते वो हैं कारीगर। एक्चुअली वो सोशल अवेयरनेस के लिए कुछ बनाई गई हैं वीडियोस। तो एज एन फादर मैं उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो वो आपने देखी है। तो वो इसीलिए है सर कि उसकी कहानी कहीं ना कहीं वो थोड़ी मज़ेदार होंगी या फिर आपको कहीं ना कहीं You will add value to those दिल things, से actually. छुएगी बिल्कुल। कहीं ना कहीं। तो वो 2 चीज़ें दिखी मुझे और इसी वजह से मैंने उनके साथ वो काम किया, हालांकि उनमें कोई पैसा नहीं होता, बट किया। किससे ज्यादा आपको डर लगता है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? डायरेक्टर। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ डर। जी हाँ जी, डायरेक्टर डेफिनेटली। डर नहीं लगता? नहीं, डायरेक्टर से आपने कहा डर लगता है, तो मैंने हाँ, कहा मैं डायरेक्टर डायरेक्टर बोला। से। जी जी जी। ओके। प्रोड्यूसर से क्या डरना है सर, डायरेक्टर से डरना है ना। पैसा देता है सर। तो उसमें लेकिन डर नहीं आता ना सर, डर तो किस चीज का होगा कि पैसा नहीं मिला तो डर है। ठीक बात है। भाई आपने काम किया, आपको पैसे नहीं मिले, तो वो डर तो ठीक है, बट पहले से तो आप नहीं डर रहे हो ना। बट डायरेक्टर से तो हमेशा डर रहे हो कि क्या चाहिए वो कि दे उनको पाए। क्या चाहिए, कि हम वो दे पाएंगे या नहीं, उनके साथ जेल हो पाएंगे या नहीं, जी। या वो जो उनको रिक्वायरमेंट है उस तरह का हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उनके उसमें खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे। वो चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ आप दोबारा काम नहीं करना चाहेंगे? सर ये बहुत स्ट्रेन सा सवाल कर लिया आपने। पर आपको मैं सच बताऊं सर, मेरे को अभी तक एक भी एक्टर ऐसा नहीं मिला है जी जी। मेरी लाइफ में कि मैं कभी ये कहूँ कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना। तो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है सर, और सच में नहीं मिला है। मतलब कोई अगर मेरे माइंड में भी होता तो मैं आपको बता देता, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई मुझे ऐसा टकराया हो कि जहाँ मुझे लगा हो कि नहीं यार इसके साथ काम नहीं करना। नेवर, कभी नहीं हुआ सर। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके फोन का इंतजार आपको रहता है? कि फोन आ जाए, मुझे लगता है राजू हिरानी सर। मतलब मैं उनसे बहुत उनको पसंद करता हूँ, जी जी। और पता नहीं क्यों, बट मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिले, और कब मिलेगा पता नहीं। जरूर मिलेगा। और लास्ट में एक छोटा सा सवाल कि अगर आप ये कुछ ऑल्टरनेट अपना कैरियर आज सोचें तो क्या करना चाहेंगे?
ऑल्टरनेट मतलब कि अगर मैं एक्टिंग बिसाइड एक्टिंग, एक्टिंग नो नॉट बिसाइड, एक्टिंग छोड़ के। मैं सर एक्टिंग छोड़ के मैं क्या करूँगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आता सर। सर अगर एक्टिंग नहीं करूँगा तो मैं रेस्टोरेंट खोल लूँगा। ओह ओके। हाँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। खाना बनाने में? बिल्कुल भी नहीं है सर। खाने में इंटरेस्ट है, वो तो आपको लग भी रहा होगा, पर बनाने में नहीं है सर। मैं बनाता अच्छा हूँ, तो जब भी आप शुरू करें ना कभी, तो हम पार्टनरशिप में चलेंगे। डर है सर, ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ये अपन कर लेंगे कि चलो भैया ये नहीं मिल, कुछ काम नहीं हो रहा है तो रेस्टोरेंट तो खोल सकते रेस्टोरेंट बना लेंगे। हैं। ये हो सकता है सर, उसके लिए आई एम एग्री। लोकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। आपने समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मज़ा आया सर। अभी तक हम देख रहे थे लोकेश मित्तल जी को द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में। आपने देखा एक जीवन जो कहाँ से शुरू हुआ, उतार चढ़ाव, और फिर एक लगन, मेहनत ने उनको आज किस लेवल पर पहुंचा दिया है। ये जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, तो उनसे बिल्कुल निराश नहीं होते हुए, लोकेश जी से इंस्पिरेशन लेते हुए, कीप डूइंग योर जॉब एंड कीप वॉचिंग द इन्फ्लुएंसर टॉक्स।